हाँ, देखिए, जो हम बात कर रहे थे, हमारी ज्योतिष शास्त्र में तीन प्रकार की देवियों का वर्णन आया है। पहला, चंद्रमा से पार्वती देखी जाती है, शुक्र से महालक्ष्मी देखी जाती है, शुक्र महालक्ष्मी का स्वरूप होता है, बुध सरस्वती का स्वरूप होता है। लाना। इसीलिए जो बुध है, बुध स्थिरा होता है, मतलब सरस्वती जो होती स्थिर होती है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। महालक्ष्मी शुक्र चंचला होती है, खर्च करोगे बांटोगे तो घट जाती है। और जगत जननी जगदम्बा जो संसार का पालन करती है, वो चंद्रमा होती है। प्रश्न, अब हम यहाँ से अपने विषय का परिवर्तन, सबसे पहले मेरा परिचय सुन लीजिए। मैं आचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार दीक्षित हूँ। विगत 15 वर्षों से ज्योतिष शास्त्र पर काम कर रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र का पठन पाठन पर लगा हुआ हूँ। इसके अलावा इस समय जो भृगु गुरुकुलम नाम का हमारा एक वेबसाइट है, उसको कभी भी आप जाकर के देख सकते हैं। लगभग 35,000 कुंडली का अध्ययन है हमारा। और इसके साथ साथ जो नाड़ी ज्योतिष पर भी हम अपनी कक्षाएं संचालित करते हैं। और वैदिक ज्योतिष पर भी कुछ कक्षाएं संचालित करने के लिए इस समय अपना सेशन वैदिक ज्योतिष से प्रारंभ कर रहे हैं। वर्तमान समय में मैं चित्रकूट धाम मंडल, जो चित्रकूट है, वहां पर एक बांदा है, बांदा पर शिक्षक पद पर मैं कार्यरत हूँ। मैं संस्कृत शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। ये मेरा सामान्य सा परिचय है। और इस समय मैं भी अपने को ज्योतिष का विद्यार्थी मानता हूँ। ज्ञान की जो बूंदें हैं, सीखने सिखाने का जो क्रम है, जब सब लोग मिलकर के करते हैं तभी सीखने सिखाने की परंपरा बढ़ती है। सर्वप्रथम हमारी आराध्या माता बगलामुखी को प्रणाम करते हुए, संपूर्ण ऋषियों को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ करूंगा। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। अब माता की प्रार्थना। और ज्योतिष की जो देवी हैं, वो ज्योतिष की देवी माता पार्वती मानी जाती है। मनमोहनी देवी पार्वती ही ज्योतिष की देवी मानी जाती है। अब सबसे पहले हम ज्योतिष के विषय में सामान्य परिचय देंगे। ज्योतिष शब्द की जो उत्पत्ति है, द्युते ऋषिन्ना देशस्य जह सूत्र से ज्योतिष की ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शब्द की उत्पत्ति हुई। कहते हैं द्युत दीप्तौ धातु से इसिन प्रत्यय मिलकर के दकार का जकार होने पर ज्योति शब्द बनता है। फिर उसके बाद आता है, फिर ज्योतिष, उसके बाद अणादिभ्यो अच प्रत्यय से अच प्रत्यय बन करके ज्योतिष शब्द बनता है। और ज्योतिष शब्द से ज्योतिष को ग्रंथ कहा गया है और ज्योतिष को शास्त्र कहा गया है। शास्त्र का मतलब होता है शासनात शास्त्रम, जो शासन करता है, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जो बताता है, वो शास्त्र होता है। अब हम चलते हैं ज्योतिष शास्त्र के भेद। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के तीन भेद होते हैं: सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और होरा ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष में क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा, सिद्धांत ज्योतिष के बारे में, जिसमें ग्रहों की गणना की जाती है कि सूर्य कहाँ पर बैठा बैठा है, चंद्रमा का क्या भ्रमण पथ है, उसकी परिभाषा लिखते हुए, परिभाषा बताते हुए भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में कहा है, त्रुटयादि प्रलयांत काल कल ना मानव प्रभेदा क्रमश्चारस्य दुषदाम दुधाम प्रश्नस्तथा सोत्तरा भूदिष्णाग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यंत्रोच्यते सिद्धांतः सह उदाहृतोऽत्र गणित स्कंध प्रबंधई बुधई। अर्थात सिद्धांत ज्योतिष वो ज्योतिष होती है जिसमें समय की छोटी से छोटी इकाई, त्रुटि से लेकर के प्रलय काल तक की गणना होती है। नवविध कालमानों की, कालमान जो 9 प्रकार का है, 9 प्रकार के कालमानों की गणना होती है, वो ज्योतिष शास्त्र होता है। 1 मिनट में फोन, अभी क्लास पर हूं प्रखर, बाद में बात करूंगा। गुरु जी इसमें प्रणाम।
हाँ खुश रहे, जिसमें नवविध काल मानों की बारे में चर्चा की गई है, विविध प्रकार के यंत्रों के विषय में बताया गया है, वो ज्योतिष है। वास्तव में ज्योतिष की परिभाषा में कहा गया है कि समय का प्रमाणिक, ज्योतिष का जो मुख्य परिभाषा है, काल का निर्धारण, समय का प्रमाणिक इतिवृत्त प्रस्तुत करते हुए, समय का प्रमाणिक इतिवृत्त प्रस्तुत करते हुए जो कालातीत सत्या का के रहस्य का उद्घाटन करता है, वह ज्योतिष है। जो सूर्यादि ग्रहों की गणना करता है, राशियों की गणना करता है, गोचर की गणना करता है, वह ज्योतिष है। ज्योतिष को काल विधान शास्त्र कहा गया है, काल का विधान। और काल विधान के बारे में कहा गया है, कालाधीनम जगत सर्वम, सारा जो संसार है ना आपका, वो समय के अधीन है। रोज सूर्य उदित होता है, फिर अस्त होता है, सूर्योदय सूर्यास्त, इसी तरह हर दिन हमारी आयु बढ़ती है। तो जीवन में जो सुख दुख आता है, वो समय के अधीन आता है। और समय का जो विधिवत ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है, वो केवल ज्योतिष है। ज्योतिष को इसीलिए काल विधान शास्त्र कहा गया है। थोड़ा 5-7 मिनट में परिचय दूंगा, फिर मैं अपने विषय की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि ये भी ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि उसकी परिभाषा में कहा गया है शुरू में कि लघु पाराशरी में, कि ज्योतिष की संहिता खंड, ज्योतिष का सिद्धांत खंड और ज्योतिष का होरा, तीनों का परिचय बताते हुए फल कथन की तरफ जाना चाहिए आचार्य को। तो मैं सिद्धांत ज्योतिष की परिभाषा मैंने बताई, जिसमें सूर्यादि ग्रहाणाम बोधक शास्त्र इति ज्योतिषम, जो सूर्यादि ग्रहों का बोधक होता है, जो जिसमें सूर्यादि ग्रहों का गति, नक्षत्रों की गणना, उनका चालन और उदय अस्त का ज्ञान किया जाता है, वह ज्योतिष होता है। दूसरी स्थिति क्या है सूर्यादि, दूसरा क्या है, ज्योतिष काल विधान शास्त्र होता है। ज्योतिष को षड वेदांगों में क्या कहा गया है, ज्योतिष को नेत्र कहा गया, ज्योतिषाम नयनम, ज्योतिष को नेत्र षड वेदांगों में कहा गया है। छंदः पादौ तो वेदस, हस्तौ कल्पो अत पठ्यते, वो कहता है जो छंद है, वेद पुरुष का पैर होता है। ज्योतिष में हमारे यहाँ बताया गया कि 6 वेदांग, वेद क्या है, 4 वेद लिखे गए। अब वेदों के अर्थ को समझने के लिए 6 वेदांग लिखे गए, और 6 वेदांगों को षड षड 6 अंगों को क्या करते हैं, वेद के जो 6 अंग हैं जिनके द्वारा हम वेद के अर्थ को जान सकते हैं, उन्हें षड वेदांग कहते हैं। जिसमें छंद होता है, निरुक्त होता है, ज्योतिष होता है, व्याकरण होता है, और छंद निरुक्त व्याकरण कल्प, इस प्रकार षड वेदांग होते हैं। षड वेदांगों में निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इस प्रकार आगे हम जो बात करेंगे, ये षड वेदांगों के बाद अब आते हैं ज्योतिष के 3 विभाग, सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत में क्या कहा जाता है, सिद्धांत खंड जो होता है, सिद्धांत खंड में ज्योतिष की सभी प्रकार के ग्रहों की गणनाएं की जाती हैं। और संहिता खंड में, जिसमें सभी प्रकार के हितों को बताया जाए, जिस खंड में संसार के सभी प्राणी, जिसके बारे में वृक्षों के विषय में, पशुओं के विषय में, मनुष्यों के विषय में, अकाल के विषय में, दुर्भिक्ष के विषय में, संसार में समस्त प्रकार का, कब भूकंप आएगा, कब बाढ़ आएगी, समस्त गणनाएं जिसके विषय में की जाती हैं, वो संहिता खंड ज्योतिष का होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण खंड है, होरा। अहोरात्र शब्द से होरा बना हुआ है। अहोरात्र शब्द का आ और त्रा हटा करके होरा बन जाता है। होरा के अंतर्गत किसी निश्चित कालखंड में, होरा के अंतर्गत किसी निश्चित कालखंड में जब शुभ अशुभ फलों का अनुमान लगाया जाता है, किसी निश्चित कालखंड में जब शुभ अशुभ फलों का, जो शुभ अशुभ फलों का अनुमान लगाया जाता है, किस उस
अशुभ शुभ शुभाशुभ फलों के अनुमान लगाने वाला जो शास्त्र होता है वो होरा कहलाता है। होरा के अंतर्गत जन्म कुंडली होती है। संहिता के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड की गणना होती है। और जो सिद्धांत के अंतर्गत जो होती है समस्त ग्रहों का के विषय में कि ग्रह गोल क्या है, क्षितिज क्या है, और इसके बारे में किस समय ग्रह की गति क्या है, आकाश में ग्रहों में क्या परिवर्तन आया, कब कब आपका ग्रहण होगा, कब चरांतर भुजांतर स्पष्टांतर, ये सब की गणना उसमें होती है। ये तो सामान्य परिचय मैंने दिया। अब आगे जो मुख्य विषय है हमारा बताने का, कि अब आप लघु पाराशरी खोल लीजिए। लघु पाराशरी का श्लोक संख्या 4 खोलिए। श्लोक संख्या 4। इसमें या तो मैं फोटो खींच करके व्हाट्सएप में डाल करके शेयर करूं। गुरुजी कौन सी वाली लघु पराशरी खोलनी है? कोई भी 3 आई कोई हुई भी है। कोई भी कोई भी खोल लीजिए, उसमें अच्छा 4 श्लोक खोलिए। अच्छा अच्छा। कोई भी खोल लीजिए। अगर ऐसे मैं शेयर करूं तो पराशरी खोल के शेयर करूं क्या? अ, पूछ लीजिए कि भाई जो सबको ठीक लगे। ग्रुप में तो वो पीडीएफ आई हुई है वैसे। हाँ, पीडीएफ पीडीएफ खोलूं कि मैं बोलते जाऊं? कैसे करना है? खोल लेंगे जी। पीडीएफ तो सभी व्हाट्सएप पे साथ साथ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक या है। बाकी सब अपना अपना विचार दीजिए, 2 मिनट बताइए सब लोग। हाँ हाँ, अब मैं अपना फ्री गुरुजी भाष्यम। एक बार शेयर ही कर दीजिए अभी। हाँ, अब एक बार शेयर कर शेयर कर देंगे। ही दीजिए तो अच्छा सा। जी जी जी, फ्री भाष्यम। अगली बार से प्रिंट आउट लेके बैठेंगे। हाँ हाँ, फ्री डबल थ्री। एक्चुअली जब तक हम परिचय नहीं बताएंगे तब तक चीजें स्पष्ट नहीं होंगी ना। हमारे में 2 मिनट डाउनलोड हो जाए फिर हम उसको खोलते हैं। ये भी सीखिए, संस्कृत का खंड है, इसके बिना नहीं आएगा ना, चीजें तो समझ में नहीं आएंगी। देखिए हमने हाँ जी, 24 नंबर पेज पे है श्लोक ये, 4। हाँ वहां पर पहले परिचय बताया गया है 24-25 पे, 16-17 पश्यन्ति सत्तमम सर्वे, ये आ गया क्या? हाँ, इसके पहले वाला है इसमें। हाँ, ये वाला देखिए यहाँ से, अथ शुभ शुभाशुभ संज्ञा अध्याय लिखा है। जी जी सबको जी, हाँ दिखाई जी दे रहा है? सभी हाँ को जी दिखाई? दिखाई दे रहे, हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है। बुधैर भावादयः सर्वे ज्ञेयाः सामान्य शास्त्रतः एतच्च शास्त्रानुसारेण संज्ञाम ब्रूमो विशेषतः। देखिए लघु पाराशरी में बहुत महत्वपूर्ण है ये। लघु पाराशरी में जो हमारे ज्योतिष के 18 प्रवर्तक हुए हैं, उन प्रवर्तकों में पाराशर ऋषि हुए हैं। पाराशर ऋषि ने लघु पाराशरी एक ग्रंथ लिखा, लघु पाराशरी मध्य पाराशरी, मतलब ज्योतिष के जो ग्रह कैसे फल देता है उसके विषय पर उन्होंने लिखा है वेद पर। तो अब यहां पर देखिए, बुधैर भावादय सर्वे, बुधैर माने वो कह रहा है विद्वानों को, भावादया सभी विद्वानों को भावों का ज्ञान होना चाहिए। भाव कितने होते हैं? 12 होते हैं। ज्ञेया सामान्य शास्त्रतः, सामान्य शास्त्र के अनुसार सभी विद्वानों को भाव का ज्ञान होना चाहिए। षड वर्गों का ज्ञान होना चाहिए, उच्च नीच का भी ज्ञान होना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया, आप सभी विद्वानों को, विद्वद भी माने विद्वानों को, भावादया भावादि, भावादय माने तन्वादयो द्वादश भावा आदि शब्देन ग्रहादि षड्वर्गा, ग्रहणाम उच्च नीच रास्यादय, मतलब वो भावादया में भाव धन आदि करा। भाव का मतलब होता है 12 भाव। भाव क्या होता है? अब यहां से
हमारा व्याख्या शुरू होती है। भाव क्या होता है? भाव का देखिए मतलब होता है कि जन्म कुंडली में जो कोष्टक के आकार के जो एक एक गोला बने होते हैं वो भाव होता है। पूरा जो आकाश मंडल है वो 360 डिग्री का होता है। 300 भावों की संख्या 12 होती है। 360 में कितने का भाग दे देंगे? 30 का भाग दे देंगे। तो भाव कितने आए? 12। तो 12 भाव बन गए। इस प्रकार एक भाव जो होता है वो 30 अंश का होता है। तो वो कह रहा है कि 12 भाव होते हैं। तो 12 भावों को फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले अब विशेष पर नीचे व्याख्या क्या की जा रही, उन्होंने कहा लग्न। लग्न क्या होता है और भाव क्या होता है? लग्न कहता है पूरब दिशा में। अब देखिए सबसे पहले आप भाव को समझ लीजिए। भाव हमेशा बाएं से गिना जाता है। एक भाव 30 अंश का होता है। संपूर्ण भाचक्र जिसे भाववृत्त कहते हैं वो 360 अंश का होता है और एक भाव 30 अंश का होता है। इस प्रकार 360 में 30 का भाग देंगे तो 12 भाव आएंगे। 30 अंश का एक भाव बनेगा। अब यहां तक समझ में आ गया 12 भाव। तो 12 भावों की गणना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तन भाव, धन भाव, फिर तीसरा भाई बंधु सहज भाव, चौथा जो होता है सुख भाव, पांचवा भाव विद्या का होता है, छठा भाव शत्रुओं के बारे में बताता है, जो सातवां भाव होता है स्त्री के विषय में बताता है, आठवां भाव मृत्यु के विषय में बताता है, नौवां भाव भाग्य के विषय में बताता है, दसम भाव जो होता है दसम भाव आपका कर्म के विषय में बताता है, एकादश भाव जो होता है एकादश भाव जो होता है लाभ के बारे में बताता है, जो द्वादश भाव आपका है वो द्वादश भाव बताता है कि आपकी मृत्यु के विषय में, अंत के विषय में बताता है। ये तो भाव के सामान्य नाम है। अब हमको क्या करना है, भाव की विशेष संज्ञाएं भी जाननी है। भाव को क्या है, भाव में एक, चार भाव को कुछ केंद्र स्थान होते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ये जो चार भाव हैं ये हमारे केंद्र स्थान होते हैं। और पंचम, नवम ये जो भाव हैं हमारे, ये भाव क्या होते हैं केंद्र स्थान के बाद? ये हमारे त्रिकोण स्थान होते हैं। पंचम एक त्रिकोण होता है पंचम को, और नवम को त्रित्रिकोण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो 6 8 12 भाव, 3 6 8 12 को त्रिक भाव कहते हैं। त्रिषणाय भी आगे आएगा। 3 6 8 12 को, 3 6 8 11 को त्रिषणाय कहते हैं। 2 5 8 11, 2 5 8 11 को हम पणफर कहते हैं। और उसके अलावा 3 6 9 12 इसको आपोक्लिम कहते हैं। 4 8 चौथे और 8वें भाव को चतुरस्त्र कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, 2 5 8 11 को पणफर कहते हैं। 2 5 8 11 भाव पर कोई भी ग्रह चला जाता है तो वो जो फल देता है वो युवावस्था का फल देता है। 2 5 8 11 भाव पर कोई भी ग्रह जाता है तो वो जो ग्रह होता है वो ग्रह युवावस्था का फल देता है। 3 6 9 12, अब ये होता है आपका आपोक्लिम। इन भावों में गया हुआ जो ग्रह है वो वृद्धावस्था का फल देता है। चौथे और 8वें में गया हुआ ग्रह बाल्यावस्था का फल देता है। तो भाव के विषय में आप लोगों ने सामान्य समझा, ये समझ गए आप लोग? किसी को यहाँ पर कोई डाउट, किसी को कोई समझ में फेर हो रहा हो, कोई एक आध लोग बता दे। गुरुजी चौथे और 12वें भाव का आपने क्या बताया? चौथे और 8वें भाव को चतुरस्त्र कहते हैं। यहाँ पर ग्रह वृद्धावस्था का, बाल्यावस्था का फल देता है। अच्छा, मतलब ये जब बाल्यावस्था होगी तो इन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। मतलब ग्रह की देखिए, अब ये जो रूपक ना, अब आप ये सिद्धांत का ग्रह की बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, नहीं अंशों नहीं पर होती है। जी जी मतलब नहीं नहीं बाल्यावस्था का मतलब ग्रह धीमा फल देगा, युवावस्था का मेच्योर फल देगा। नहीं नहीं और मैं वही पूछ रहा था कि ग्रह की हम अवस्था माने या ग्रह व्यक्ति की की।
ग्रह की अवस्था माने। अच्छा, ग्रह की, जैसे कुमार अवस्था होती है, वृद्ध हाँ हाँ अवस्था हाँ होती है। हाँ हाँ, वही अवस्था। अच्छा ठीक है, वो तो अपने ठीक है, जब और समझ में आ अंशों के, गया। हाँ अंशों के हिसाब से चलेगा। हाँ हाँ अब ठीक है वही जी। वही बताएंगे तो पूरा ज्यादा विस्तार हो जाएगा। नहीं नहीं, हमारी बस ठीक है। हमारी एक विशेष सीरीज आने वाली है, ज्योतिष शास्त्र का पूरा चरखंड निकालना, पलवा निकालना, लग्न खंड निकालना, ये पूरी पंचांग साधन करना, पूरी एक सीरीज। जल्दी ही एक ब्लैक बोर्ड हमारा आ जाएगा, बनने को डाला है। तो एक ब्लैक बोर्ड में हमारा क्या है, उसमें जन्म कुंडली खींची रहती है, वो केवल जन्म कुंडली पर ही बोलते हैं उसमें। और उसके लिए जी एक जी। मंगाए हैं। तो उसके लिए रूपा क्या होगा, उसमें सभी चीजें पूरी जन्म कुंडली का निर्माण करना। और बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ज्योतिष का एमए ज्योतिष से कर रहे होते हैं, उन सब को लोगों के लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। इसलिए एक अच्छा पूरी जी। सीरीज पूरी बना देंगे, पंचांग साधन का और लग्न साधन से लगा करके पूरा पल भा चरखंड और जितना भी है सिद्धांत, पूरी धीरे धीरे वीडियो का एक पूरा पूरा यूट्यूब में बना के डाल देंगे, बहुत लोगों के काम आएगा। जी जी, बहुत बढ़िया जी। हम्म। अब हमारा जो यहाँ पर जो चल रहे थे हम जो चल रहे थे कि हमने इस पर भाव पर बोला। अब हम आपको कुछ विशेष ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान जो हमने अपने 15 वर्ष के भावों के अनुभव में जाना है, उसको बताते हैं। देखिए फ्री में कोई इतना नहीं बताता, लेकिन हमारा है कि जब देते, आप किसी को दे ही रहे हो तो इतना दो कि सामने वाला खुश होकर जाए। और देते समय भी विवेक ना लगाओ, नहीं देना तो बिल्कुल मत दो। दिखावा नहीं करना चाहिए कि आधा बताओ और कह दो बाकी में पेड स्टूडेंट के लिए है। वो पेड का अलग विषय है, पेड के लिए बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा पेड के लिए ज्ञान भरा है। इतना भी बता देंगे तो भी कम नहीं है। पहला नियम बिल्कुल सुन जी। लीजिए, भाव कभी भी किसी भी भाव में बैठा हुआ ग्रह के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो ग्रह फल नहीं देता है। दूसरा, 6, 8, 11, 6, 8 और 12 भाव में गया हुआ कोई भी ग्रह कमजोर होता है। ग्रह का मतलब क्या होता है, गच्छतीत इति ग्रह, जो गति करता है वह ग्रह है। केवल गति करता है वही ग्रह है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग गति करते हैं आकाश पर। उसने कहा राशि मंडल पर नक्षत्र के अनुरूप जो गति करता है वह ग्रह होता है, जो गति करता है वह ग्रह होता है। तो ऐसे तो आकाश में बहुत गति करते हैं। तो कहता राशि मंडल पर, जो अपनी राशि मंडल पर जो नक्षत्र के सापेक्ष गति करता है वह ग्रह होता है। ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ग्रह का अपनी एक ग्रह की कक्षा होती है, अपनी कक्षा, उस कक्षा को हम विमंडल कहते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी से सबसे पहली कक्षा जो होती है वो चंद्रमा की होती है। उसके बाद जो दूसरी कक्षा होती है वो बुध की होती है। तीसरी कक्षा जो होती है वो शुक्र की होती है। चौथी कक्षा जो होती है वो सूर्य की होती है। पांचवी कक्षा जो होती है मंगल की होती है। छठी कक्षा जो होती है वो गुरु की होती है। सातवीं कक्षा जो होती है शनि की होती है। और उसके बाद नक्षत्र की कक्षा होती है। वारप प्रवृत्ति मुनियो बदंती सूर्योदयात रावण राज्य धान्याम, इसी से वार की प्रवृत्ति भी बनी हुई है। हमारे जो संसार में हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोजा कि दिन के 7 भेद हैं, सप्त प्रकार का दिन होता है। वार की जो प्रवृत्ति है, वार की प्रवृत्ति कहते हैं सूर्योदयात रावण राजधान्याम, रावण की राजधानी अर्थात लंका में जितने बजे अर्धरात्रि में सूर्योदय हुआ उसी से वार गिना गया। लंका नगर्याम उदयाच्य भानु, लंका नगरयाम उदयाच्य भानु तस्सैव वारम प्रथमम बभूव। लंका नगरी में जब पहला दिन का उदय हुआ वही सबसे पहला दिन जो दिखाई दिया वही पहला वार बना। तो हमारे ऋषि कहते हैं जैसे पहला वार सबसे पहले रविवार बना, रविवार से सूर्य से जो चौथी कक्षा होती है वो सोमवार की होती है। सोमवार से चंद्रमा से जो चौथी कक्षा जो होती है वो मंगल की होती है। मंगल से जो चौथी कक्षा होती है वो किसकी होती है, मंगल से जो चौथी कक्षा बुध की होती है। बुध से जो चौथी कक्षा गुरु की होती है। गुरु से जो चौथी कक्षा शुक्र की होती है। शुक्र से चौथी कक्षा शनि की होती है। ऐसे हमारे दिन बने हुए हैं जी, जैसे मैंने बनाया ना क्रम से, चंद्रमा, फिर उसके बाद
चंद्रमा के बाद फिर है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, सूर्य के बाद मंगल, मंगल के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, फिर उसके ऊपर नक्षत्र हैं। तो जिससे आप 4-4 गिनते चले जाओगे वही दिन आता चला जाएगा। ये है हमारे दिन का साधन। अब हम आपको बात कर रहे थे भाव की, तो भाव के बारे में, भावों की संख्या 12 होती है, इतना आपने समझ लिया। विशेष जो कथन हमारा चल रहा था कि किसी कोई भी भाव दो पापी ग्रहों के बीच में फंस जाए, दो पापी ग्रहों के बीच में ग्रह फंस जाए तो भाव अपना फल नहीं देगा। किसी भी भाव पर राहु केतु की दृष्टि आ जाए, भाव अपना फल नहीं देगा। किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में चला जाए, भाव अपना फल नहीं देगा। किसी भी भाव का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएगा, पंचम नवम में बैठ जाएगा, वह अच्छा फल देगा। और अगर केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठ जाएगा तो भी अच्छा फल देगा। तो कुल केंद्र का स्वामी भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठ जाएगा तो भी ग्रह अच्छा फल देगा। अब इसके बाद प्रश्न ये होता है, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, जैसे केंद्र का स्वामी लग्न का स्वामी, मान लीजिए मेष लग्न में लग्न का स्वामी हुआ मंगल और त्रिकोण का स्वामी हुआ सूर्य, मंगल सूर्य की युति होगी, अच्छा फल देगा। मंगल जो होता है, मंगल क्या होता है, मंगल काल पुरुष का बल होता है, सामर्थ्य होती है, ताकत होती है, नेतृत्व होता है, शक्ति होती है, ऊर्जा होता है, उत्साह होता है। मंगल ही नेतृत्व का गुण देने वाला होता है, देश का सेनापति होता है। सूर्य स्वाभिमानी होता है, राजा के तुल्य होता है, उच्च उच्च का होता है, हमेशा उच्च स्तर पर रहता है। अगर मंगल सूर्य एक साथ मिल जाते हैं तो योग बन जाता है सूर्य मंगल से कि व्यक्ति जीवन में बड़ा तेजस्वी होता है, बड़ा स्वाभिमानी होता है, उग्र प्रवृत्ति का होता है और समाज का नेतृत्व करने वाला, समाज में मान सम्मान को अर्जित करने वाला होता है। इस प्रकार में भाव पर अगर मैं इन पर बोलूंगा तो कम से कम में 4 दिन लग जाएगा। 4 दिन में मैं 12 भावों को भी पूरा नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मैं समय को देखते हुए थोड़ा थोड़ा लेकर के चल रहा हूं। तो भाव के बारे में, अगर केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठेगा तो राजयोग होगा, 2 त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठेंगे तो राजयोग होगा। अगर केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र के स्वामी के साथ केंद्र में बैठा है तो भी राजयोग होता है। कहते हैं बेटा, संबंध महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, संबंध महत्वपूर्ण होता है। किस समय किस व्यक्ति के द्वारा कितना बड़ा आपका काम हो जाए। मॉडल चेक कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बंद कर लीजिए, नहीं तो बंद करो, बंद कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। बोला है ना। डीपी जी बंद कर लीजिए। रूपक जी आपको सह होस्ट बनाना पड़ेगा, इसीलिए आप टाइम पहले आ जाते, हम बना देते। आप थोड़ा सा देखते रहिए बार बार। जी गुरुजी। हाँ ठीक है, अब हमने बंद कर दिया इनको। हाँ, अब हम क्या बता रहे थे, कहाँ पर थे? अब यही डिस्टर्ब हो जाता है ना, हमारा जी विचार मुद्रा जी हमारी वो निकल जाती है। भाई संबंध बड़ा होता है। हाँ मतलब व्यक्ति, मैं कह रहा था कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, देखिए संबंध बड़ा होता है। किस संबंध से कैसा फल मिल जाए, कैसी लिंक मिल जाए, कैसा स्तर मिल जाए, जिसकी आप कैसा फल मिल जाए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी बात को मैं ज्योतिष में कहूं, अकेला ग्रह उच्च का भी हो, बलवान भी हो, उच्च का हो, कहीं पर भी बैठा हो, अगर उसका किसी भी अन्य ग्रह से संबंध नहीं बन रहा है, उसको कोई दूसरा ग्रह नहीं देख रहा है, ग्रह का फल निष्फल चला जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस संसार में तभी उन्नति प्रगति करता है जब व्यक्ति को कई लोगों का सपोर्ट मिलता है। इस ग्रुप को की संख्या बढ़ाने के लिए हमने बार बार आप लोगों का से निवेदन किया, आप लोगों ने बार बार लिंक शेयर की, बार बार सपोर्ट किया, संख्या बढ़ गई। उस संख्या में भी केवल 53 लोग इस समय प्रेजेंट हैं, उस संख्या में भी 53 प्रेजेंट हैं 513 में। कम से कम 100 भी आ जाते तो भी मन खुश होता, लेकिन ठीक है, किसी की व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन इसका लिंक आपको यूट्यूब पर मिलेगा,
हमारे यूट्यूब को शेयर कर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पर कभी कभी हमारी लाइव क्लासें भी मिलती हैं। तो हम आपको जो बता रहे थे कि संबंध किसी कोई भी ग्रह को जितने ज्यादा लोगों का किसी भी ग्रह को ग्रह संबंध बन जाता है, जितने ज्यादा ग्रहों का संबंध किसी ग्रह को मिल जाता है, ग्रह उतना अच्छा फल देता है। इसलिए सभी लोगों को किसी से संबंध कम तोड़ने चाहिए, कम से कम इतना तो रखना ही चाहिए जितने में नाम चलता रहे। ये भी हमारे ग्रहों का व्यवहार है। जिस दिन आपको ज्योतिष समझ में आने लगेगी ना, उस दिन ग्रहों का व्यवहार आपको समझ में आने लगेगा। इस प्रकार ये भावों की संख्या तो सबको क्लियर है ना, कि भावों के भाव 12 हैं। अब हम आपको चलते हैं, राशि क्या होती है। राशि का मतलब होता है कि नक्षत्रों के समूह को राशि कहते हैं। इस प्रकार 27 नक्षत्र होते हैं, 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। राशि 360 अंश का में जब 12 का भाग देते हैं तो 30 अंश की एक राशि आती है। और कहते हैं कि पूर्व क्षितिज वृत्त और कांति वृत्त जिस समय स्पर्श करते हैं पूरब की तरफ, तो वो पूरब की तरफ जब कोई ग्रह पूरब की तरफ कोई किसी भी राशि का उदय होता है तो वो होती है लग्न कहलाती है। इस प्रकार आपको मैंने सामान्य परिचय दिया कि कह रहे हैं ऋषि पाराशर, बोधैर भावादया, विद्वानों को भाव के विषय में सामान्य जानकारी होना चाहिए, राशि के विषय में जानकारी होना चाहिए, लग्न के। हर कुंडली में लग्न आपने देखा होगा, कुंडली के प्रथम भाव पर जो राशि होती है वो क्या होती है, जो राशि होती है वो लग्न कहलाती है। अब इसके बाद लग्न पर आ गए, 12 भाव पर आ गए, अगले पेज पर बढ़े। ये तो क्लियर हो गया। जी जी गुरुजी। और कोई बोले, अगले पेज हाँ पर जी, आए। हाँ जी अगले, गुरुजी। ये पेज क्लियर हो गया ना आपको। इसको जी एक बार, गुरुजी। हाँ एक बार और पढ़ लीजिएगा तो अच्छा क्लियर और अच्छा हो जाएगा। अब आप, अब वो कह रहे हैं दूसरा प्रश्न कहाँ पर है। अब एक ये पांचवा आया, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजादय। पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषतस्य त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। अब वो कह रहे हैं ऋषि ने दूसरा कहा कि सभी ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि के साथ देखते हैं। इसके अलावा सभी त्रिकोण, इसके अलावा शनि, गुरु और मंगल की विशेष दृष्टियां होती हैं। अब हमको दृष्टि का देखिए बड़ा व्यापक शब्द है। दृष्टि का मतलब होता है देखना। ग्रह के देखिए आंखें नहीं होती हैं, ग्रह अपनी किरणों के माध्यम से किसी स्थान विशेष को प्रभावित करता है, इसलिए उसको ऋषियों ने दृष्टि माना। दृश्यते अनेनिति दृष्टि ही। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव को देखते हैं। क्यों देखते हैं? ऋषि ने क्या तर्क दिया कि सभी लोगों को जब पत्नी की रक्षा करेंगे तभी संतान भी पैदा होगी, वंश भी चलेगा, परिवार भी चलेगा और गृहस्थी भी चलेगी। इसीलिए अपने से 7वें स्थान को, अपनी गृहस्थी को, अपनी पत्नी की रक्षा करना सबका अधिकार है। इसीलिए सभी को परमात्मा ने 7वीं दृष्टि प्रदान की, ऐसा ऋषियों ने कहा। ये क्लियर हो गया। अगला देखिए, सभी ग्रह अपने से 7वें देखते हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो ग्रह, सभी ग्रह अपने से 7वें देखते हैं, इसका तात्पर्य है कि 7वां भाव स्त्री का होता है, पत्नी का होता है और जीविकोपार्जन का भी, व्यापार का भी होता है। तो व्यापार का कर्म क्षेत्र होता है। सभी ग्रह जब पत्नी को देखेंगे, स्त्री भाव को देखेंगे,
तभी स्त्री की रक्षा हो सकेगी, तभी व्यक्ति काम कर सकेगा, तभी जीवन में क्या है, जीवन भी आगे बढ़ेगा, उदर पोषण भी होगा, पालन पोषण भी होगा और परिवार भी आगे बढ़ेगा। इसके अलावा दूसरा क्या है, शनि की जो है तीसरी और दसम दृष्टि मानी गई है ऋषि ने। वो कह रहे हैं क्यों मानी गई है, इसीलिए इसलिए तीसरा भाव देखिए पराक्रम का होता है, 10वां भाव आजीविका का होता है, सेवा का होता है। तीसरे भाव से देखिए दो प्रकार की सेवाएं होती हैं, एक सेवा हम एक किसी से लेते हैं और एक सेवा हम किसी को देते हैं। मान लीजिए हम नौकरी करते हैं तो अपनी सेवा सरकार को देते हैं, और हमने अपने क्या किया, किसी को अपने घर नौकर लगा लिया, तो नौकर से जो सेवा होगी वो तीसरे भाव की सेवा है, और जो हमने किसी को सेवा दी वो हमारे छठे भाव की सेवा है। तो क्या होता है, राजा कर्मचारी जो होता है, शनि क्या है, नौकर होता है, नौकर की जो सेवा राजा लेता है, राज्य कर्मचारी बनाता है, उसको नौकर बनाता है, उससे सभी प्रकार के कार्य कराता है, इसलिए शनि की नौकर की, शनि को नौकर माना गया है, इसलिए तीसरी और 10वीं जो दृष्टि है वो शनि की मानी गई है। मंगल की चतुर्थ और अष्टम दृष्टि मानी गई है, गुरु की पंचम और नवम दृष्टि मानी गई है। पंचम भाव विद्या का होता है, नवम भाव धर्म का होता है, विद्या और धर्म का अधिकार गुरु के पास होता है, इसीलिए गुरु को पंचम और नवम दृष्टि दी गई। चौथा और 8वां भाव, मंगल जो होता है वो नेतृत्व का कारक होता है, मतलब वो लीडरशिप करता है। चतुर्थ और अष्टम भाव और गहन शोध में भी मंगल की भूमिका रहती है। चतुर्थ भाव जो होता है लीडरशिप का, चतुर्थ और दसम का योग लीडरशिप, व्यक्ति को महान बनाता है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मंगल का जो योग है चतुर्थ भाव और अष्टम भाव, मंगल को इसलिए दृष्टि दी गई कि नेतृत्व के गुणों के कारण, मृत्यु से रक्षा के कारण, इसीलिए मंगल को यह दृष्टि दी गई। तो ये क्लियर हुआ। लेकिन अब हम प्रश्न ये बताते हैं, तो जातक ग्रंथ हैं, जातक ग्रंथ का मतलब फलित ज्योतिष में जो ग्रंथ लिखे गए वो जातक ग्रंथ हैं। वराह मिहिर के बाद जो ग्रंथ लिखे गए, वराह मिहिर तक, वराह मिहिर से जो परंपरागत ग्रंथ बराबर लिखे गए, उन जातक ग्रंथों में फलित ज्योतिष के जो बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं। अब जैसे फलित ज्योतिष में तो मान लीजिए कि फलित ज्योतिष में जातक परिजात है और भारतीय ज्योतिष है, इस तरह नक्षत्र गणना है, बहुत सी ग्रंथ फलित जो है, चिंतामणि, मुहूर्त चिंतामणि, इस तरह के बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि फलित ज्योतिष में जो जातक ग्रंथ हैं, जातक ग्रंथों में किसी भी ग्रह की, जातक ग्रंथों में पाद दृष्टि मानी गई है। पाद दृष्टि का मतलब क्या क्या माना गया है, पाद दृष्टि कैसे मानी गई, तो उन्होंने कहा कोई भी ग्रह अपने से तीसरे और दसम भाव को देखता है तो एक चरण या एक पाद दृष्टि से देख प्रभावित करता है। पंचम नवम भाव को 2 और 5, पंचम और नवम भाव को दो द्विपाद दृष्टि से या 2 चरण दृष्टि से प्रभावित करता है। चतुर्थ और अष्टम भाव को 3 चरण दृष्टि से प्रभावित करता है। ग्रह की एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि। एक पाद माने एक चरण, द्विपाद माने 2 चरण, त्रिपाद माने 3 चरण। कोई भी ग्रह जहां पर बैठा है, मान लो सूर्य लग्न पर बैठा है, वो तीसरे और दसम भाव को त्रिपाद दृष्टि से देखेगा, ठीक है। और तीसरे और दसम भाव को एक पाद दृष्टि से देखेगा। पंचम नवम भाव को वो 2 पाद दृष्टि से देखेगा, 2 चरण दृष्टि से। और इसके अलावा जो है चतुर्थ और अष्टम भाव को त्रिपाद दृष्टि से देखेगा। इसी को हमारे ऋषियों ने, नाड़ी ज्योतिष के विद्वानों ने इसको क्या बनाया, उन्होंने कहा सभी ग्रह अपने भाव से पंचम नवम देखते हैं और तीसरे और दसम को भी देखते। पंचम नवम भाव पर
ग्रह की दृष्टि का जो बल होता है उन्होंने कहा 70% होता है, और सप्तम भाव पर 90% होता है, और क्या है, तीसरे भाव पर 30% होता है। इस तरह उन्होंने बताया। लेकिन पाराशरी में जो दृष्टि का क्रम ऋषियों ने, महर्षि पाराशर ने बताया, उन्होंने कहा कि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि होती है, तीसरी और 10वीं दृष्टि का मान क्या होता है, 30, 30 से 90, तो मतलब 60 अंश के बाद से, 60 अंश के से प्रारंभ करके 270 अंश, मतलब 30 अंश की एक राशि, 60 अंश का, 30 अंश का एक भाव, दूसरा भाव 60 अंश का, 60 अंश के बाद तीसरा भाव शुरू हो जाता है 61 अंश से 90 अंश तक। तो कहते हैं शनि की जो दृष्टि का मान है, उन्होंने कहा 60 अंश से दसम दृष्टि का मतलब 270 डिग्री, 270 से 30 जोड़ दीजिए तो 300, 30 दहम 300, 270 से 60 से 270 डिग्री के बीच का जो है वो शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि का मान है। और उन्होंने क्या किया, तिछंग 18, 180 अंश की जो डिग्री मानी, वो सप्तम दृष्टि को माना उन्होंने, 180 अंश माना। और चतुर्थ और अष्टम को माना 3 चौको 12, तो 90 अंश से उन्होंने 120 अंश। अष्टम को 240 होता है, 240 में 30 घटा दीजिए, तो इस तरह आता चला जाएगा। तो आपने ये समझा ग्रह की दृष्टि का मान। सभी ग्रह जो जिस भाव पर बैठा है वहां से सप्तम भाव को देखता है। इसके अलावा शनि तीसरे और दसम भाव को देखता है, मंगल चतुर्थ और अष्टम भाव को देखता है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद क्यों देखता है, क्योंकि शनि सेवक होता है, 3 और 10 को देखता है। गुरु धर्म और विद्या का कारक होता है, इसलिए उसकी पंचम नवम दृष्टि होती है। और मंगल नेतृत्व का कारक होता है, उसको चतुर्थ अष्टम दृष्टि दी गई है। यहां तक सबको क्लियर हुआ ना? यहां तक बताइए, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ गुरुजी। किसी को कोई डाउट? नहीं जी। नहीं गुरुजी, पूरा है मतलब, पर ये ऐसे आप बताते जाएंगे तो हम तो भूल जाएंगे कि नहीं, बुक से याद। नहीं, बुक से मतलब बुक तो पढ़ी है ना, और इसका क्लास भी पढ़ा हुआ, इसका वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा ना डॉक्टर साहब। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, आप उसको मिलेगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कई बार आप सुनेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो अब हम दृष्टि पर जो बात कर रहे थे, तो दृष्टि का जो रहस्य है, अब यहाँ पर एक चक्र रूपक कोई चक्र देखते हैं हम। थोड़ा सा हम यहाँ से बाहर आते हैं, आपको थोड़ा हाँ सा, जी, थोड़ी कोई कुंडली डालना इस पर, व्हाट्सएप पे इसी पे डालो, इसी ग्रुप पे कोई कुंडली, कोई भी कुंडली डालो। डालता हूँ जी। क्या? हाँ, डालिए। एक बार इनका प्रैक्टिकल करा देते हैं। पढ़ाई होनी चाहिए तो व्यवस्थित होनी चाहिए। डाला आपने? हाँ आ रहा है जी, एक सेकंड में, थोड़ा नेट स्लो है, आ गया। हमको पहले, डाल दिया जी। अच्छा 1 मिनट, हमको फिर जाना पड़ेगा। हम्म। एक आध अनु वो ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा स्क्रीन की। जी गुरुजी। उस
पीडीएफ से बाहर आना चाहते हैं, इसको पीडीएफ से बाहर। जी वो तो स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा ना पहले आपको, शायद पीडीएफ वाली जो आपने स्क्रीन शेयर की हुई है। एक मिनट, हमें लग रहा है व्हाट्सएप पे हमें जाना पड़ेगा। हाँ वो तो अब आ गए, अब आ गए। हाँ जी आपने भेजा ना। हाँ ये देखिए, ये कुंडली अभी दिखाई नहीं दे रही होगी, हमें शेयर नहीं किया ना हमने। नहीं नहीं अभी नहीं किया जी। विद इन द सेटअप ही चल रहा है। कर दो अपने गाने सुन लो तुम। एक मिनट, व्हाट्सएप को दोबारा खोलना पड़ा ना, अपडेट कर लें। आ रहा है व्हाट्सएप दोबारा। जी आगे गुरु जी। आ गई ना। ये किनका किनका साउंड आ रहा है वो एक बार एक म्यूट बार कर बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। एक मिनट, हम यही ये डीपी डीपी जेठवा जी, निर्मला ढाका जी। चलिए, हमने बंद कर दिया सबका। हाँ, ये कुंडली पर देखिए, ये कुंडली पुरुष की है कि स्त्री की है? देखता हूँ जी एक सेकंड। अब इस कुंडली पर जब तक आप वो रूपक जी बताएंगे तब तक देखिए कि भाव क्या होता है। एक जो जहां पर ये कर्सर है मेरा, एक भाव है। इसको बामता बाएं भाग से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 फीमेल है जी, 6 7 जी, स्त्री स्त्री कुंडली है। 7 8 9 10 11 12 आ गया ना। 12 भाव होते हैं, ये 12 यहां तक आएगा। एक से यहां से गिनेंगे तो ये आपका भाव आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका भाव आ गया। भाव के बाद हमने क्या बताया था आपको, जो दृष्टि बताई थी। अब क्या कहते हैं कि राहु केतु की 7वीं दृष्टि नहीं मानी जाती, राहु केतु की 5वीं दृष्टि मानी जाती है। इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में ग्रह जिस भाव पर बैठा है उस भाव को प्रभावित करता है, जिस भाव पर दृष्टि होती है उस भाव को भी प्रभावित करता है, और जिस भाव से उसका संबंध बनता है उस भाव को भी, उस भाव के स्वामी को भी, उस भाव को और उस भाव के स्वामी को भी प्रभावित करता है।
अब जैसे मान लीजिए इस कुंडली पर राहु का संबंध, राहु की पंचम दृष्टि जो बनी, वो राहु की जो पंचम दृष्टि है पंचम भाव पर, और उसके बाद नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। तो इसलिए राहु का प्रभाव पंचम भाव पर और नवम भाव पर दोनों पर रहेगा। अर्थात संतान यदि इसकी पैदा होगी तो संतान पर राहु का प्रभाव होगा, क्योंकि पांचवा भाव संतान का होता है। अब इस तरह इस कुंडली में देखिए गुरु है, गुरु की जो पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि और सप्तम दृष्टि होगी, तो गुरु की पंचम दृष्टि कहां पर आएगी? गुरु की पंचम दृष्टि कहां पर आएगी? अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि चतुर्थ दसम भाव पर, और नवम दृष्टि जो होगी वो होगी द्वादश भाव पर। इस तरह हमें दृष्टियों का अनुमान लगाना है। अब देखिए बुध का संबंध, जिस स्त्री की कुंडली है, स्त्री की कुंडली में नाड़ी ज्योतिष कहती है मंगल उसका पति है, और गुरु कहता है, और वैदिक ज्योतिष कहती है गुरु उसका पति है। तो हम मंगल के अनुसार देखते हैं तो मंगल ज्यादा सटीक बैठा करता है। तो मंगल का संबंध जो है इस कुंडली में, मंगल कहाँ पर बैठा है? छठे भाव पर बैठा है। मैंने बताया था छठे भाव पर कोई भी ग्रह बैठा हो, छठे भाव पर कोई भी ग्रह बैठा हो तो वो क्या होता है? कमजोर हो जाता है, बलहीन हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। मंगल का कन्या राशि पर बैठना, कन्या राशि क्या है? काल पुरुष की कुंडली की छठी राशि कन्या राशि है, दुश्मन की राशि कन्या राशि है, रोग की राशि कन्या राशि है, झगड़े की राशि कन्या राशि है, व्यापार की राशि कन्या राशि है। मतलब झगड़ा भी कन्या राशि से देखा जाता है, रोग भी, बीमारी भी कन्या राशि हो, और कन्या राशि का स्वामी राहु और बुध दोनों होते हैं। अब यहां पर आपको देखना है कि मंगल यहां पर कन्या राशि का है तो मंगल कमजोर हो गया। मंगल की जो दृष्टि है, मंगल का क्या है? और मंगल के आगे कौन बैठा हुआ है? बुध के साथ केतु बैठा हुआ है, बुध के साथ केतु बैठा है। अब देखिए मंगल किस भाव का स्वामी है? लग्न भाव का स्वामी होकर के छठे में बैठा है, तो इसलिए मंगल कमजोर हो गया। लग्न का स्वामी यदि 6 भाव में, 8 भाव में, द्वादश भाव पर बैठा है तो व्यक्ति का जो शरीर है वो नाना प्रकार की विपत्तियों का घर होता है, उसको शरीर में नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, बीमारी होती है। अब क्या है? मंगल काल पुरुष की कुंडली में मंगल क्या होता है? शरीर होता है, तो शरीर का जो कारक है वो भी मंगल होता है। मंगल कमजोर होगा, शरीर पर कष्ट होगा। अगर बुध के साथ इस कुंडली पर केतु बैठा हुआ है, बुध क्या? केतु कानून का कारक 7वें भाव पर। अब बुध बुध बुद्धि का कारक होता है। बुध केतु की युति किसी की कुंडली पर 7वें भाव पर होती है, व्यक्ति को, स्त्री को अपने जीवन काल में कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है, और अपने पति के हक, अपने हक के लिए पति से लड़ना पड़ता है। वैवाहिक जीवन भी बड़ा कष्टपूर्ण होता है। ये 100% किसी भी कुंडली पर आप लगा करके देखना, ये नियम 100% सही निकलेगा। बुध का संबंध केतु के साथ होना खराब माना जाता है। कहां पर? विशेषकर स्त्री भाव में, सप्तम भाव पर, चौथे भाव पर, द्वादश भाव पर। इस कुंडली में दूसरा, अब आप लोग कहोगे उच्च का गुरु बैठा। गुरुजी, जी सॉरी गुरुजी, द्वादश भाव 12th हाउस हुआ ना? हाँ हाँ हाँ, 12th हाउस। अच्छा जी। अब यहाँ पर आप देखिए कि थोड़ा संस्कृत से रहता है तो थोड़ा सा बीच बीच में आ जाता है। गुरु जी यहाँ मंगल जो है अष्टम का भी स्वामी है, तो इसका थोड़ा सा स्पष्ट करिए। हाँ देखिए प्रतीक, आप ऐसा समझिए कि मंगल लग्न का स्वामी भी है और अष्टम का स्वामी भी है। आपको लग्न का स्वामी, जब कोई ग्रह लग्न का स्वामी और अष्टम का स्वामी होता है, वो लग्नेश के फल 80% देता है, अष्टमेश के फल 20% देता है। एक बात, मनुष्य जो अपना शरीर है, लग्न पर वो जन्म शरीर धारण करता है, जीव और आत्मा, और अष्टम भाव पे आकर के शरीर त्याग देता है। मंगल जो होगा, मंगल लग्न का स्वामी है
तो लग्न मतलब 80% लग्न के अनुसार फल देगा और 20% ये अष्टमेश के अनुसार फल देगा। मंगल यदि ज्यादा पीड़ित कमजोर हो गया तो लग्नेश के साथ अष्टमेश ज्यादा कमजोर हो जाएगा, जिससे के कारण मृत्यु जल्दी आएगी। बिल्कुल 100%। अष्टमेश जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा कमजोर होता है उस व्यक्ति को मृत्यु उतनी जल्दी आती है। अष्टमेश जितना बलवान होता है मृत्यु उतनी। वो तो मृत्यु के विविध प्रकार के नियम हैं और आयु निर्णय का जो सिद्धांत दिया है मुकुंद वल्लभ दैवज्ञ ने, पर्वतीय ने, बहुत अच्छा दिया हुआ है उन्होंने। अब आपको हम इस यहाँ पर मंगल प्रतीक स्पष्ट हो गया आपको, लग्नेश और अष्टमेश। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए लग्नेश होकर के ये छठे बैठ गया। छठा भाव रोग का है, मतलब शरीर के घर में रोग बैठ गया। शरीर जो है रोग के घर में बैठा है, अर्थात शरीर पर बीमारियां लगी रहेंगी इसके, ये स्थिति है होगी। और इसमें आपने एक जातकालंकार ग्रंथ पढ़ा है? नहीं गुरुजी। जातकालंकार में कहा गया है लग्न का स्वामी यदि छठे यदि लग्न का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कमजोर होती है। लग्नाधीशे व्यय रिपु मृत पत गतिश्चेत तदा, लग्न का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो ताकत कमजोर होती है। इसलिए लग्नेश कमजोर हो गया। बुध के साथ सप्तमेश जिस स्त्री की कुंडली में मंगल कमजोर हो जाए तो ये समझ लीजिए उस स्त्री को अपनी जीवन में दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, निश्चित है। मंगल स्त्री का कमजोर हो, पहली बात शरीर नहीं, चंद्रमा के साथ मंगल ही उसका पति होता है, प्रजनन सामर्थ्य भी होता है। मंगल से ही चंद्रमा मंगल रजस्वला होती है, पीरियड्स होते हैं। उसके पूरे शरीर का जो गुणधर्म है इन्हीं चंद्र मंगल शुक्र से बना हुआ होता है। तो शुक्र चंद्र मंगल इसीलिए 3 हार्मोन्स होते हैं, HGS कुछ इस तरह जो बताते हैं। तो इसलिए जो कहते हैं जो स्त्री की कुंडली होती है, स्त्री की कुंडली में अगर मंगल कमजोर हो गया तो समझ लीजिए उसका सब कुछ, स्त्री को जीवन में काफी कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति क्या है? इस स्त्री की कुंडली में कुंडली का विचार करते समय आपको एक काल पुरुष की कुंडली के अनुसार विचार करना है। दूसरा आपको जो विचार करना है एक काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से विचार करना है, और दूसरा आपको जो विचार करना है वो विचार आपको करना है जन्म कुंडली के हिसाब से। जन्म कुंडली के हिसाब से बनने वाला योग तात्कालिक योग कहा जाएगा। काल पुरुष की कुंडली से बनने वाला योग नैसर्गिक योग कहा जाएगा। जिस प्रकार भगवान ने जो एक दांत दिया है वो दांत क्या होता है? जो प्रकृति से मिला जो दांत है वो नैसर्गिक दांत है। जब हम दांत डेंटिस्ट के पास दांत टूट जाता है, गिर जाता है, निकल जाता है, जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं दूसरा दांत लगवाते हैं, वो तात्कालिक दांत होता है। जन्म कुंड जो ग्रह जहां पर काल पुरुष की कुंडली में स्थिर है उन ग्रहों को क्या कहते हैं? जैसे मेष राशि की कुंडली काल पुरुष की कुंडली है, उनसे बनने वाला जो योग है वो नैसर्गिक योग होता है, और जो आपकी कुंडली पर बनने वाला योग है वो तात्कालिक योग होता है। तो नैसर्गिक योग और तात्कालिक योग, इन दोनों योगों को के मिलाकर के आपको फलादेश करना है। गुरुजी एक प्रश्न और मन में आ रहा है ये मंगल को ही लेकर कि जैसे हम एक ही प्लेनेट 2 घर का मालिक होता है केवल सूर्य चंद्र को छोड़ के, लेकिन हम भाव में ग्रह को प्राथमिकता कैसे दें? मतलब कि जैसे अगर वो लग्न का मालिक है तो अष्टम का भी मालिक है, तो जितना मालिक वो लग्न का हो रहा है उतना ही मालिक अष्टम को ही हो रहा है। तो ये जो 80 और 20% की बात है ये थोड़ा सा मतलब मैं 80 समझ और नहीं 20 का इसलिए ऋषियों ने कहा कि जो ग्रह लग्न जीवन देने वाला होता है, जिसने आपके जीवन का जो स्वामी होता है, आपके जीवन का जो हीरो होता है, आपके जीवन का आपकी आत्मा में जीव और आत्मा के योग से
जब व्यक्ति शरीर धारण करता है तो शरीर के जो केंद्र में जो ग्रह होता है, केंद्र में जिसकी सबसे ज्यादा रश्मियां होती हैं, वो ग्रह लग्नेश होता है। जब कोई ग्रह, लग्न का मतलब शरीर देने वाला ग्रह होता है, जब वही मृत्यु का स्वामी बन जाता है तो उस ग्रह में शरीर देने के कारण दाता कभी हरता नहीं होता है। तो इसलिए वो लग्न के फल अधिक देता है, अष्टम भाव के फल कम देता है। ऐसे प्राचीन ऋषियों ने ऐसा ही सिद्धांत बताया है। तो मतलब हमें आपने अपने घर को बना लिया, अपने घर के मालिक हैं, तो आप कम से कम अगर अष्टम मृत्यु के भी मालिक होंगे तो कोशिश यही करेंगे कि अपने घर को बचा करके करेंगे। अगर डकैत भी डकैती डालता है तो अपने घर को बचा करके डालता है। अगर कोई भी ग्रह लग्नेश के साथ अष्टमेश बन जाता है तो अष्टमेश का वो जो फल है वो केवल 20% देता है, अन्य उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। ये अब समझ। सब आ गया गुरुजी, आ गया। अब फिर बाकी आप क्यों नहीं मानते, तो बाकी तो भाई आकाश, आकाश के आगे तारे, तारे के और आगे क्या है, तो भाई और आगे तो लंबी प्रक्रिया है ना। विषय का प्रवर्तन यहाँ पर यही है। ठीक है ना। ठीक है गुरुजी। कोई भी ग्रह लग्नेश के साथ अष्टमेश होगा तो क्या होगा, उसको अष्टमेश का फल, जैसे तुला लग्न है, तुला लग्न की कुंडली में भी यही स्थिति बनती है, लग्नेश के साथ अष्टमेश होता है। अगर तुला लग्न की कुंडली है, मतलब लग्न का मतलब होता है कि पूर्व क्षितिज पर जिस समय ईस्ट समय पर किसी निश्चित समय पर पूरब की ओर उदय हुई राशि लग्न कहलाती है। लग्न का मतलब शरीर की रचना। आप ज्योतिष के अनुसार केवल आप इतना समझ लीजिए कि जिस समय आपका जन्म होता है, जन्म के पहले एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है कि जीव का कारक गुरु होता है और आत्मा का कारक सूर्य होता है। जीव का कारक गुरु, आत्मा का कारक सूर्य। पांचवां भाव और नौवां भाव काल पुरुष की कुंडली का। जीव और आत्मा सबसे पहले एक होते हैं, जीवात्मा बन जाता है। जीवात्मा जब एक होती है, जीव में जीवात्मा जब एक होती है मिल करके, फिर उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। कि शरीर आपको रोगी बनेगा, शरीर आपका कमजोर मिलेगा, शरीर आपका पहलवानों जैसा मिलेगा, शरीर आपका फुर्तीला मिलेगा, शरीर आपका किस तरह का मिलेगा, इसका निर्धारण जीव और आत्मा के संयोग से। मतलब आत्मा परमात्मा का एक वो सूक्ष्म तत्व है, वो सूक्ष्म बिंदु है जो परम सत्ता है। और परम सत्ता के बाद और एक जीव होता है। जीव में सुख दुख सहन करने की क्षमता होती है, सुख दुख सहन करता है। वो जो जीव कारक होता है वो गुरु है, आत्मा कारक सूर्य है। और जैसे जीव जिस प्रकार के कर्म करता है, कर्म के अनुसार वो क्या करता है, उसी कर्म के अनुसार जीव और आत्मा, जीवात्मा मिल गए। अब जीवात्मा का जो कर्म होगा पूर्व जन्म का, कर्म के अनुसार वो आत्मा अपने माता पिता का चयन करती है कि वो गरीब घर में जन्म लेगी, उच्च के घर में, गरीब घर में जन्म लेगी या उच्च के घर में जन्म लेगी, चांदी का चम्मच लेके पैदा होगी या भिखारी के घर में पैदा होगी, किस तरह के घर में पैदा होगी, ये जीवात्मा, जीव और आत्मा मिलकर के जीवात्मा के कर्म निश्चित करते हैं। फिर उसके बाद उसको शरीर का निर्माण होता है। कई छोटे बच्चे होते हैं, बेचारों का क्या कर्म खराब होता है, उसका हार्ट में, दिल में किसी के छेद हो जाता है, कोई विकलांग पैदा हो जाता है, कोई नाक से काना पैदा हो जाता है, उसका क्या दोष है भाई? अगर उसका दोष केवल पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार ही आपको आपको शरीर मिलता है। पहले प्रारब्ध रचा जाता है, फिर शरीर मिलता है। जीव और आत्मा मिलकर के फिर शरीर, मतलब गुरु सूर्य मिल करके मंगल के पास आते हैं, तब जीवात्मा योग शरीर का धारण करता है। और मंगल के अंदर ही 5 तत्व होते हैं। इस प्रकार शरीर का निर्माण होता है गुरु सूर्य मंगल से। अब आप लोग ये समझ लीजिए, ये जीवात्मा योग है। इस प्रकार जीवात्मा योग लग्न जो है, काल पुरुष की कुंडली का जो शरीर है, जो लग्नेश है, वो मंगल है। किसी भी व्यक्ति का मंगल कमजोर हो, उसको शरीर से संबंधित समस्याएं होंगी, उसकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत नहीं होगी। मंगल कमजोर होगा, उसकी जठराग्नि कमजोर होगी, मंदाग्नि होगा, और जो मंदाग्नि होगा, जठराग्नि कमजोर होगी, उसका शरीर बहुत ज्यादा नहीं चलेगा ना, नाना प्रकार की बीमारियों का घर बना रहेगा।
अगर आप खाया जी, पिया मुझे- आपको कम हजम होगा। गुरुजी चाहे उसकी लगन कुछ भी हो। चाहेगा कोई भी लगन हो, लेकिन काल पुरुष की कुंडली हमने बताया ना 2 तरह से देखना है। जी ठीक है। जी जी गुरुजी, जैसा आपने एक बार बताया कि लगन और या केंद्र और त्रिकोण का योग फलकारक होता है। जैसे हाँ त्रिकोण का स्वामी मंगल हुआ, मिथुन राशि में बुध हुआ, तो गुरुजी मिथुन तो उसमें द्वादश भाव का स्वामी भी हो रहा है, और अब शुक्र जो है यही वो तुम्हारा, अष्टम भाव का स्वामी। तो वो क्या हुआ, लेकिन केंद्र त्रिकोण भी तो है। केंद्र त्रिकोण भी तो रहेगा जी कि जी नहीं है केंद्र त्रिकोण। जब केंद्र त्रिकोण जी पर जी आए, जब केंद्र त्रिकोण पर आएगा तो राजयोग देगा। अब एक ग्रह पैसा दे रहा है तो दूसरा का बीमारी भी तो कर देता है। कई लोग कोई ग्रह आपको पैसा दे रहा है, लेकिन पैसा देने के साथ साथ आपके घर में कोई कैजुअलिटी भी तो हो गई, तो क्या हुआ। तो ग्रह का फल बेटा अलग अलग होता है। ठीक है ना, दोनों जी हिसाब से गुरुजी आप। अगर हम इस कुंडली में देखें तो यहाँ पे देखो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जाके अष्टम में जाके बैठ गए, तो इसका फल क्या अब बनेगा? केंद्र, अब देखिए केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का और स्वामी, त्रिकोण का स्वामी। स्वामी दोनों अष्टम में बैठ गए तो ग्रह का फल चला गया। पंचमेश जब अष्टम में चला गया तो संतान के सुख चला गया। संतान से संबंधित सुख इसको नहीं मिलेगा। जीवन इसका नरकीय हो जाएगा, लड़ाई झगड़े वाला हो जाएगा। जीवन में इसकी और लड़ाई सप्तम झगड़े बहुत होंगे। हाँ, और सप्तम का भी चला गया। सप्तमेश भी है, सप्तमेश बुध है और अष्टमेश मंगल है। सप्तमेश शुक्र है, सप्तमेश हाँ शुक्र हाँ है ना। हाँ, सप्तमेश शुक्र है, सप्तमेश भी अष्टम में चला गया। इसलिए इस लड़की को क्या है, इसको पति का सुख नहीं मिलेगा, पति और इसके संतान नहीं होगी, तो गुण इसके नहीं हो सकते। अगर ये किसी मतलब मेल की कुंडली में हो तो भी हम यही फल निकालेंगे। अब अलग अलग तरीका है ना, अभी हम रहेगा। पाराशरी पर हैं, अभी अलग अलग तरीका है, उसको अलग अलग बताया जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा आज का सेशन लगभग पूरा हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में एक ही क्लास होगी हमारी। ठीक है, एक ही क्लास होगी, पर डे क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट वीक में, अगले वीक में अगला दिन जब गुरुवार आएगा, इसी गुरुवार पर हमारी क्लास होगी। ठीक है। और इसका ठीक जो है। वीडियो है, वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको उसका हमारी लिंक शेयर यूट्यूब कर देना आप। हाँ यूट्यूब लिंक चैनल शेयर पर। कर देना। और वहीं कभी अगर यहाँ पर ज्यादा लोग आएंगे तो फिर हम ऐसा करेंगे कि हम वहां से लाइव टेलीकास्ट करेंगे यूट्यूब से, तो वहां से भी करा दिया करेंगे, देख लेंगे जैसा भी बनेगा। इसलिए उसको हमारे चैनल को लाइक, उसमें बहुत से वीडियो पड़े हैं, आपका बड़ा ज्ञानवर्धन होगा, उसको लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा, उसमें लगातार चलता रहता है। गुरुजी जाते जाते ये बता दीजिए कि अगर लग्नेश या आपने आपने बहुत बहुत पूछ लिया ना, धीरे धीरे पूछिए ना, एक दिन में ज्योतिष नहीं आती बेटा। एक आध महीने आपने कोर्स कर लिया, एक दो किताबें पढ़ ली और आपने समझ लिया हमको ज्योतिष आने लगी, दैट्स नॉट गुड। ये इतनी जल्दी नहीं आती है, वर्षों का तप लगता है। अभी भी हम उतना नहीं जान पाए, वर्षों का तप लगा हुआ है, तपस्या लगती, तब कहीं पर आप किसी शास्त्र के मर्म को जान पाते हैं। चलिए सभी को नमस्कार, पुनः मुलाकात होती है। हाँ गुरुदेव। क्लास अच्छी रही ना, धन्यवाद गुरुजी। क्लास अच्छी रही ना, क्लास बहुत बहुत अच्छी रही बढ़िया। गुरुजी। बढ़िया रही। नमस्कार। जी गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव। बहुत लोग नए आए होंगे हमारे, उन लोगों आपका ने नहीं भर सकते कब जी नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत ज्ञानवर्धक है। देखिए हमारे जो, अब 1 मिनट और, हमारे जो हैं, हमारा जो गुरुकुलम के जो निदेशक है अनु जी हैं, और हमारे रूपक मित्तल जी हैं, इनको भी देखिए। रूपक मित्तल जी हमारे, देखिए ये हमारे जो रूपक मित्तल जी आ जाए बोले। रूपक मित्तल जी हमारे संस्था के हैं, और ये भी संस्था में जो हमारे सेकंड पोजीशन हमारी संस्था की ऋषिकुलम की है, उस ऋषिकुलम में रूपक जी भी हमारे कार्य करते हैं, और हमारे मतलब पूरा कार्यक्रम के समस्त संचालन करते हैं। अनु जी भी हमारे यहाँ शिक्षक हैं। अनु कपूर कहाँ पर हैं, आप भी सबका अभिवादन करें जरूर। और पूर्णिमा सिंह जी कहाँ हैं, दुर्गेश्वरी कहाँ हैं, हमारी दुर्गेश्वरी जी हैं। फैन की पिक्चर नहीं आ रही। जी जी, हाँ 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 जी, सबकी एक बार परिचय आपको पूरी अपनी पूरी टीम के साथ एक बार पूरा परिचय कराएंगे आप लोगों को जल्दी ही। अगली क्लास में पहले 2 मिनट का परिचय का सेशन रखेंगे, फिर पढ़ाएंगे।
अभी तो आपको बहुत से रहस्य बताएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल कुंडली। हमारी जो सीरीज चलती है हम कुंडली पर ही बोलते हैं, पूरी प्रैक्टिकल कुंडली आपको पढ़ाएंगे। अनु जी एक भविष्य में अनु जी की भी एक आध क्लास है हम संचालित करेंगे। अनु जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं कहूंगी कि जो गुरुजी से सीखा है वही आगे ज्ञान बांटा जाएगा। हम लोग भाग्यशाली रहे कि सही समय पे अच्छे गुरु मिले और उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है जो आगे आप लोगों में प्रसारित हो। पूर्णिमा जी कहाँ हैं? पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी। जी जी, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। हमारी नाड़ी ज्योतिष भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं पूर्णिमा जी। कुछ लोग हमारे रहे होंगे, बड़ा विस्तार से पढ़ाती हैं। अपनी टीम के साथ अगली बार फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है? जी तब तक के गुरुजी, लिए आपका ही दिया हुआ अद्भुत ज्ञान है वो। हाँ, ये आपके भगवती की कृपा जो हुई हो रही है उसी का ही प्रसाद और कुछ भी नहीं है। भगवती जी, की जी। कृपा सर है। जी, सर जी अब अच्छा लगा मुझे भी। क्लास थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करे, वीक में 2-3 करे। हाँ, धीरे धीरे देखते हैं, और भी काम रहते हैं, क्लासें रहती हैं, हाँ, और भी 2-3 हमारी करे। पेड क्लासें भी चलती हैं ना, इस वजह से थोड़ा टाइमिंग कम रहती है। फिर चलते हैं इसी के पेड साथ। क्लास सभी कब को चलती है? शुभ रात्रि। पेड क्लासें भी चलती हैं हमारी। उसमें जो एडमिशन लेना हो तो? हाँ, उसमें एडमिशन होता है, वो आपको पर्सनल आप संपर्क करेंगे तो उसमें बता देंगे। एक डिस्कशन ग्रुप बना दें क्या? डिस्कशन ग्रुप बना दे क्या, सब लोग डिस्कस करने के लिए? इसे हम खोल देंगे, इसे अगर हम खोल देंगे ना तो इसमें सब लोग अपना अपना प्रचार कर देंगे, इसलिए हम इसको खोल नहीं रहे। डिस्कशन में हमारे जो आ जाएंगे उसमें प्रचार उचार कम होगा, ठीक है? और वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा हमारे।